ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। डाउट है तो बताइए अभी, और नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसके अंदर हमेशा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट लागू होता है, और आप देखेंगे उसमें जो उसके इफेक्ट होते हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं। या तो सिर्फ एसेट को भी कर सकते हैं या सिर्फ लायबिलिटी को भी, या फिर दोनों को इफेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज हमने नोटिस किया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एसेट्स और लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज इक्वल, तो हमेशा इक्वल आती है, और वो चीज हम बार बार करके देख भी रहे हैं। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कह रहा है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने किया था पिछली क्लास में, हमने क्या किया था, सबसे पहले ना हम लोग पूरे ट्रांजैक्शन को पढ़ लेते हैं और ये पता करते हैं कि कौन सा एसेट को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा ट्रांजैक्शन में कैश आएगा, बैंक आएगा, या कोई एसेट आ रही है तो उसका नाम लिख लेंगे, और इसी तरह से लायबिलिटीज में भी, जिससे कि बाद में हमें प्रॉब्लम न क्रिएट हो। तो देखिए, मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में मेरे साथ ही साथ आज क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे आप भी। तो नोटबुक में फॉर्मेट बनाइए बेटा। सबसे पहले आपको पता ही है सीरियल नंबर का फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम लोग। आज ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी बड़ी जगह हम बना रहे हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, और सीरियल नंबर के लिए सबसे छोटी। अब आप देखो यहाँ पे हमारे एसेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसेट्स। ठीक है, और इतनी दूर पे हमारी लायबिलिटीज होती है, यहाँ हम लिख देते हैं लायबिलिटीज, और प्लस अगर हमारे यहाँ पे है तो कैपिटल। ठीक है, अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 6 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब उसने स्टार्ट किया होगा बिजनेस कैश से, तो एसेट साइड में हमारा कैश आ गया होगा यहाँ पे, तो हम लोग कैश लिख देते हैं। और कैपिटल भी आ गया होगा क्योंकि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा कैपिटल आया है। नेक्स्ट, अब सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमने गुड्स खरीदा, तो जब हमने स्टॉक खरीदा होगा तो उधार खरीदा है, तो हमारा डेटर आ गया ना। मतलब अगर हमने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर आ गया, सॉरी, तो क्रेडिटर आ गया तो एक तो स्टॉक हो गया। ठीक है, और एक हमारा क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हम कोई चीज उधार खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, और उधार बेचते हैं तो डेटर बन जाता है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, तो हमने इसे लायबिलिटी कॉलम में यहाँ पे दिखा दिया है। तो पहले हम ऐसे ही इसको पूरा का पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं और बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर फोर्थ देखो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। कह रहा हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया तो क्रेडिटर कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा, दोनों पहले से बना हुआ है हमारे पास, तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से परचेज मशीन, हमने मशीनरी खरीदी है तो हमारी मशीनरी बढ़ जाएगी, और कैश में खरीदी है तो हम, आपको भी पता है कैश भी जो है कम हो जाएगा, तो उससे हमने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है। इसी तरह से परचेज ऑफ, ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन को हमने डेप्रिसिएट किया, तो मशीन को जब हम डेप्रिसिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारी मशीन कम हो जाएगी, और ये हमारा खर्चा है। तो अब हम देखेंगे ये हमारे कैपिटल को इफेक्ट करेगा, तो ये अब हमारे को कोई नई चीज इसमें बनाने की जरूरत नहीं। किसी बच्चे को जहां तक डाउट है? हर्ष बेटा आ गया समझ में? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो कौन बच्चा पढ़ेगा सारी ट्रांजैक्शन? पढ़ते रहो और साथ में सॉल्व कर रहे हैं। आप ही पढ़ दो बेटा, कौन पढ़ रहा है? सर तनीषा।
हाँ ठीक है, पढ़ो, पहले ट्रांजैक्शन पढ़िए बेटा। Started business with cash rupees 70,000. ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपए से, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा 70,000 से और कैपिटल भी बढ़ जाएगा 70,000 रुपए से। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन जिसमें उसने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 से। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होती है तो कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है, तो हमने कैश को इंक्रीज होते हुए दिखा दिया, कैपिटल को इंक्रीज होते हुए दिखा दिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन थोड़ा लाउडली पढ़ना बेटा, सेकेंड पढ़ो। Am I audible now? Yes, sir. हाँ, तो सेकेंड ट्रांजैक्शन पढ़ो ना बेटा, 6th क्वेश्चन का। Credit purchase of goods rupees 18,000. ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमने क्या किया है, उधार खरीदा है। आप देखेंगे 18,000 का हमने उधार खरीदा, तो जब हम उधार खरीदेंगे तो हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा और हमारा स्टॉक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने उधार खरीदा तो हमारा 18,000 से क्रेडिटर बढ़ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। ठीक है, और हमारा जो है क्रेडिटर भी बढ़ गया क्योंकि हमने इसे उधार खरीदा। तो जहां जहां डैश है ना वहां जीरो आपको लगा लेना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर 18,000 से इंक्रीज हो गया। तो एक तरफ हमारा स्टॉक बढ़ा 18,000 से, दूसरी तरफ हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। बाकी के जो भी हैं उनको जीरो जीरो या डैश डैश आप लगा लीजिए। ठीक है, और क्योंकि दो ट्रांजैक्शन हो गया है तो अब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको न्यू इक्वेशन बना सकते हैं। न्यू इक्वेशन मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया 70,000, यहाँ आ गया 18,000 प्लस का, यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं आया यहाँ, और यहाँ आ गया हमारा प्लस का 18,000 और यहाँ आ गया प्लस का 70,000। तो आप देखेंगे 88,000 हमारा सम आ रहा है। तो हमने एक बार टोटल करके न्यू इक्वेशन को हमेशा चेक कर लेना है। हमारी न्यू इक्वेशन का टोटल आ रहा है 88,000 और इधर भी टोटल आ रहा है 88,000। अगर दोनों का टोटल मैच करता है तो हम सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन पढ़िए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, और नहीं तो नेक्स्ट वाला पढ़िए बेटा। Payment to creditor in full settlement rupees 17,500. देखिए ये क्या कह रहा है कि हम लोगों ने जो क्रेडिटर थे ना हमारे, उनको हम लोगों ने पे कर दिया है 17,500 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि क्रेडिटर का हमने पेमेंट किया, लेकिन हमने क्रेडिटर का पेमेंट सिर्फ 17,800 किया है और आगे कह रहा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमने उसका हिसाब खत्म कर दिया। तो एक बात बताओ, हमारा जो क्रेडिटर था, आप यहाँ देख सकते हो हमारा क्रेडिटर 18,000 है। 18,000 के क्रेडिटर को हम 17,500 यानी 17,800 देके कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बिजनेस को फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है? फायदा। कितने कितने का फायदा हुआ? कितने का? 500। अच्छा, हमने 17,500 पे किया। ठीक है, तो हमारा जो फायदा हुआ है दैट इज 500। ठीक है, 17,500 हमने पे किया, तो हमारा कैश कम हो गया 17,500 और हमारा जो हम लोगों ने पे किया है, आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। तो हमारा जो क्रेडिटर है पूरे के पूरे 18,000 से खत्म हो गया क्योंकि हमने इसका फुल सेटलमेंट कर दिया। लेकिन हमें 500 की इनकम हो रही है, तो 500 की जो इनकम हुई है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। क्योंकि जितनी भी प्रॉफिट होते हैं ना, जितना भी प्रॉफिट होता है या इनकम होता है,
वो हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है, और लॉसेस होते हैं वो हमारे कैपिटल को घटा देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो कैपिटल को बढ़ाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल को घटा देगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, हमने ट्रांजैक्शन कर दिया, बाकी सब ट्रांजैक्शन में जीरो लगा देते हैं इक्वेशन को खत्म करने के लिए, और एक लाइन खींच के और इसका सम कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन हमारी निकल जाएगी, न्यू इक्वेशन। अब देखिए हमारी न्यू इक्वेशन कितनी आ रही है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 500 आ गया हमारा, और ये हो गया 2 5। बताइए सही है? ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट कर दिया, तो अब हमारा क्रेडिटर कुछ भी नहीं रहा है, 18,000 से खत्म। Although we have paid only 17,500, but hence we have completed full settlement is there, तो हम जीरो दिखाएंगे, और ये जो है हमारा बढ़ के 70,500 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम न्यू इक्वेशन का सम करके देखें एसेट्स और लायबिलिटी का, तो एसेट्स का सम देखो करके देखते हैं, ये प्लस ये हमारा 70,500 हो रहा है, और हमारी लायबिलिटीज का सम भी 70,500 हो रहा है, क्योंकि अब सीधे कैपिटल 70,500 की आ चुकी है। तो यहाँ तक हम सही कर रहे हैं, और बार बार आपको इसी तरह से करते रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कई बच्चे साथ में कर रहे हैं सॉल्व, और जो नहीं कर रहे हैं बेटा स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में दूंगा करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं तो समझ। देखो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है, वैसे मैं चाहूंगा कि आप ना साथ साथ करते रहो तो ज्यादा बेटर आएगा। नेक्स्ट है सर। हाँ सर इसमें जैसे थर्ड पॉइंट है, पेमेंट में भी क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, लेकिन सर इसने तो 18,000 पर क्रेडिट लिया था ना, तो 17,500 कैसे? देखो क्या होता है कि जब आप क्रेडिटर्स से पैसे लेते हो तो आपको उनके पूरे क्रेडिटर्स के पैसे लौटाने होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हो ना तो क्रेडिटर कहता है कि ठीक है मैं 500 रुपए छोड़ देता हूँ, जाओ। मतलब वो अपना 500 कम लेने के बाद भी वो सेटल हो जाता है, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। व्हेन द क्रेडिटर इज सेटल्ड विथ लेस अमाउंट देन दैट इज आवर प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट है। जैसे मान लो मैंने किसी से उधार लिया, मुझे देना था उसको, मतलब बिजनेस ने 18,000 का उधार लिया था, आपको भी पता है 18,000 का उसने उधार लिया था गुड्स, लेकिन जो क्रेडिटर है ना जब उसको पे किया हमने तो वो 17,500 पे रेडी हो गया, कह रहा है ठीक है मैं एग्री हूँ, मेरे को इतना ही दे दो और मैं मांगूंगा नहीं। तो इससे हमें बिजनेस को 500 का फायदा हो गया, और क्रेडिटर परमानेंट खत्म हो गया, अब हमारा क्रेडिटर मांगेगा नहीं। तो हमने भले ही क्रेडिटर को 17,500 पे किया है, लेकिन हमारा क्रेडिटर फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरा खत्म हो गया, तो इसीलिए हमें इनकम हुई है, और इनकम को हम कैपिटल में ले जाके ऐड किए। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो अगली बार से जब भी आएगा ना कि क्रेडिटर को फुल सेटल कर दिया, तो आपको क्रेडिटर को बिल्कुल खत्म कर देना है, समझे? और उसके अलावा जो प्रॉफिट होगा आपको वो कैपिटल में ले जाके ऐड कर देना है, और एक्चुअल में जो आपने पेमेंट किया है वही कैश में से माइनस करना है, क्योंकि आपने पेमेंट तो 17,500 ही किया ना, तो कैश तो आपका 17,500 ही कम होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब फोर्थ ट्रांजैक्शन बताइए, फोर्थ पढ़िए। Purchase of machinery for cash 20,000. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। हमने क्या किया बेटा, मशीन परचेज किया 20,000 रुपए की। कौन बताएगा? जो बच्चा बताना है नाम बोल के और फिर बताए। सर हर्ष। हाँ बताइए, नहीं पहले जिस बच्चे ने बोला, हाँ क्या नाम है? सर हर्ष। हर्ष, हाँ बोलो बेटा। सर परचेज ऑफ मशीनरी किया है तो सर कैश जो है कैश से किया है तो कैश कम हो जाएगा और मशीनरी 20,000 से बढ़ जाएगी। तो 20,000 से कैश कम हो जाएगा और 20,000 से मशीनरी जो है हमारी, जो अभी तक आई नहीं है, ये 20,000 से हमारी बढ़ जाएगी, ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है, और बाकी जगह हम जीरो लगा देते हैं बेटा, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन हर एक बार टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है? सर 32,500, 18,000, 20,000।
और 70,500। ठीक है, अब टोटल करके एक बार चेक कर लो हर सही आ रहा है क्या? टाइम दे रहा हूँ, टोटल करके देखो सही आ रहा है। यस सर। बस तो ठीक है। अब हम फोर्थ ट्रांजैक्शन हो गई। अब फिर से बेटा फिफ्थ ट्रांजैक्शन पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? फिफ्थ। Depreciation on machinery rupees 2000. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 2000। कौन बताएगा बेटा? हर्ष के अलावा दूसरा बच्चा कोई बताएगा मुझे? क्या करेंगे, क्या इफेक्ट होगा इसका? सर मशीनरी में से 2000 कम हो जाएगा और कैपिटल में से भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मशीनरी में से तो चलो समझ में आ गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा तो मशीन की वैल्यू घट जाएगी, तो मशीन में से आपने 2000 रुपए कम कर दिए। लेकिन बेटा कैपिटल में क्यों किया आपने? सर क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है उसमें, मशीनरी में डिक्रीज हो रहा है तो उसमें भी डिक्रीज होगा। चलो ठीक है, एकदम सही है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये एक्सपेंस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस में क्यों नहीं दिखा रहे, कैपिटल में बार बार क्यों भेज रहे हैं? सर क्योंकि कैपिटल के में ही लिए। आता है। ठीक है, कैपिटल को इफेक्ट करेगा, लेकिन हमें इसे खर्चा मानना चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आप हमारा फॉर्मेट देख रहे हो ना, इसके अंदर सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ही आती हैं, एक्सपेंस नहीं दिखाया जाता। और इसी कमी की वजह से जब भी कोई खर्चा होता है तो हम सीधा उसका इफेक्ट कैपिटल में ही ले जाते हैं। ठीक है, कायदे में देखा जाए तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और क्योंकि यहाँ खर्चे का कोई कॉलम नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए बार बार जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हमें पता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो डायरेक्टली क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम यहीं पे दिखाने के लिए कैपिटल को माइनस करते हैं। और किसने बताया था ये आंसर डेप्रिसिएशन वाला? बेटा नाम बताइए। वंशिका। वंशिका, वेरी गुड। तो वंशिका बिल्कुल सही है आपका आंसर। 2000 से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकियों में क्या करें वंशिका, यहाँ पे जो खाली पड़े हैं? सर 0 लगा देंगे। 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे ना आलस करते हैं, 0 नहीं लगाने से पता है क्या होता है, आपकी ये वैल्यू टेढ़ी आने लगेगी। जब आपने घर पे सॉल्व किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जब हम बराबर बराबर लिखते हैं तो इससे हम सीधा सीधा चलते हैं और एग्जाम में भी हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देखो यहाँ पे प्लस आ गया 32,500, ये आ गया 18,000, ये आ गया हमारा प्लस का 18,000, और यहाँ पे आ गया हमारा 0, और यहाँ आ गया हमारा 68,500। मैं चाहूंगा एक बार टोटल करके बच्चे देख लो, यही आ रहा है? यस सर। तो हमारा आंसर आ चुका है फाइनल इक्वेशन। ठीक है, या तो आपको क्या करना है? अच्छा बैलेंस शीट तो नहीं बोला है, देखना। नो सर। तो बस इतने पे ही रुक जाना है और यही हमें सॉल्व करना है। तो एक बार जिन बच्चों ने साथ साथ नोट कर रहे हैं, 1 मिनट और देता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो, यहाँ पे डैश डैश लिख लो। और जो बच्चे अभी नोट नहीं कर पाए, मैं चाहूंगा अगला क्वेश्चन मेरे साथ नोट भी करो पेयर कॉपी में। 2-2 बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और सफाई से करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया, और मुझे बताओ स्क्रीनशॉट लेने के बाद हो गया क्या? ले लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करें बेटा, बताइए। वही वाला क्वेश्चन ट्राई मारेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कर सकते हैं हम। सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, ये सारे क्वेश्चन। 1 मिनट दे रहा हूं, जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लो जल्दी। सर वो नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए बीच में ही रह गया था रीड करना। क्या कह रही हो? सर नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए सारा क्वेश्चन रीड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,
मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो देख लेना, उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करें बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फॉर्मेट बना लो बेटा सभी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट। इसको सॉल्व कर रहे हैं, बनाइए फॉर्मेट, मेरे साथ बना लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं। बनाइए बेटा फॉर्मेट। अब देखो पहले मैं ये पूरा लिख लेते हैं कि क्या क्या आएगा और उसके बाद फॉर्मेट आप बनाओ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो एक तो कैश आ गया होगा हमेशा की तरह, और एक कैपिटल आ गया होगा, तो कैपिटल आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले में देखो, सैलरी पेड, सैलरी पे किया होगा तो कहां आएगा बेटा, कौन बता रहा है, क्या क्या ट्रांजैक्शन आएंगी। सर कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। Capital. ठीक है, कैश घट जाएगा तो कैश तो हमने बना ही दिया है, और कैपिटल घट जाएगा तो ये तो हमने पहले ही नोट कर लिया है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इफेक्ट क्या होगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस देना बाकी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग एसेट है कि लायबिलिटी? सर लाइबिलिटी। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा? सर कैपिटल कम हो जाएगी कैपिटल कम। क्योंकि ये एक्सपेंस है, हमें जब भी कोई लायबिलिटी लेना बाकी है तो हमारा एक्सपेंस आ जाता है, तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो हमने वो भी बना रखा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सर क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ड्यू क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउट। यस सर। Sir, outstanding expense. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देते हैं। सर हाँ सर एक बार इसका क्वेश्चन नंबर बताना। 7। ओके सर। ठीक है, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये भी हमारा खर्चा है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा लायबिलिटी में देना बाकी है। और क्योंकि कैपिटल हमारा घट जाएगा और दूसरी तरफ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि लायबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, तो ये मैंने कॉलम बना दिया आपके सामने। नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस। बताइए रेंट पेड इन एडवांस क्या है हमारे लिए, एसेट है कि लायबिलिटी? प्रीपेड। सर हाँ जी, एसेट है, तो प्रीपेड रेंट हो गया हमारा। अब बताइए क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इसका। प्रीपेड रेंट मतलब हमने एडवांस है, हमने एडवांस में पे कर दिया,
तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। और दूसरा इफेक्ट सर कैपिटल सर कैश कम हो जाएगा। कहाँ जाएगा? सर कैपिटल में। नहीं, क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो हमारा एसेट बढ़ गया। और आपको नहीं लगता कि कैश घट गया होगा? यस सर। यस ठीक है, क्योंकि जब भी हम एडवांस में पे करते हैं तो हमारा एसेट कैश भी तो कम हुआ होगा। और दूसरी बात, ये हमारा ना तो इनकम है ना खर्चा है, तो ये कैपिटल में नहीं जाने वाला है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब शुरू करें। यस तो सभी बच्चे फॉर्मेट बना देंगे, सिंपल फॉर्मेट है, साफ सफाई से बनाइए। सर ये जो लायबिलिटी में सर ये नहीं लिख सकते कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक ही हेडिंग? ये वाला यस सर। बेटा एक देखो, जब आपको अच्छे से पता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस बुक वाले ने अलग से दिए हैं, तो आप आउटस्टैंडिंग वेजेस का ना अलग से लिखा, समझ रहे? और ये इंटरेस्ट जो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है, ये भी आप अलग से दिखा। बल्कि यहाँ पे ना आप एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही लिख दो। ठीक है, ओके सर। चलिए अब इतना बना लिया सबने। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बच्चा कोई भी पढ़ दे, बॉयज में से कोई पढ़ेगा इस बार? गर्ल्स में से पिछली बार पढ़ा था, बॉयज में कौन पढ़ रहा है? क्वेश्चन लाउडली। एक बॉयज में से कोई भी इनिशिएटिव लो बेटा, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, लाउडली पढ़ना लेकिन। Started business with cash 50,000. आपने कहा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 से हमने बिजनेस शुरू किया। तो बेटा 50,000 से जब हम बिजनेस शुरू करेंगे तो 50,000 तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। और बिजनेस जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, तो हमारा कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पे भी हमारा जीरो आ गया, यहाँ अगर आप देखो तो, और यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब पहले से लिख लेने से यही फायदा है कि आपको पता है कि यही सब आएंगे। अगर अलग से कोई आ गया तो हम बात की बात में देख लेंगे, फिलहाल तो हमें पता है कि यही आ रहा है। अगर कोई गलती से अलग से आ गया तो एक रिजर्व में रख लेना, इधर भी और इधर भी। ये हैबिट बना लो सॉल्व करने से पहले, इससे आपको ना सफाई भी रहेगी और एग्जाम में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये बीच में कभी गलत हो गया तो आपको पूरा काटना पड़ेगा और बोर्ड में पेपर छूट जाएगा, तो इसीलिए एग्जाम में ध्यान रखना है। अब सेकेंड वाला पढ़ो बेटा। Second salary paid ₹2,000. सैलरीज पेड ₹2,000। 2,000 की हमने सैलरी पे की है, तो 2,000 की जब हम सैलरी पे करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, कौन बताएगा? सर हर्ष। बताइए बेटा। सर कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। कैपिटल हमने इसलिए कम किया क्योंकि ये एक्सपेंस है, और कैश हम लोगों ने पे किया इसलिए यहाँ आ जाएगा। बाकी जगह मैं जीरो लिख देता हूँ, आप भी जीरो लिख दो। ठीक है, और इसको आगे इक्वेशन को नई इक्वेशन के तौर पे ले आया, न्यू इक्वेशन। अब इसको टोटल कर लेते हैं, प्लस का 48,000 आ रहा है, ये आ रहा है जीरो, और ये आ रहा है हमारा जीरो, ये भी जीरो है। यहां तक सबको क्लियर है? यस यस सर। यस ठीक है, सर। गुड। अब नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन पढ़ो बेटा, थर्ड। Third wage is outstanding ₹200. आपने पढ़ा कि वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200, वेजेस देना बाकी है, तो देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है, तो ये हो गया। और क्योंकि देना बाकी है, हमने दिया नहीं है, अगर हमने दिया होता तो कैश में से कम कर लेते। क्योंकि इसको देना बाकी है तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो एक्सपेंस हमेशा कैपिटल को कम करा देता है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, तो 200 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और इसी तरह से माइनस हो गया हमारा 200, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंस जो है हमारे माइनस हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यही किया है,
और इसको करने के बाद न्यू इक्वेशन हम बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और यहाँ पे इसका हम इफेक्ट दिखा देंगे। नोट कर लीजिए बेटा सभी। सर आपकी वीडियो रुक गई। रुक गई है? यस सर। चलिए अभी ठीक कर देता हूँ। अब आ रही है क्या? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, नहीं अभी सर। सही कर रहा हूँ। अब बताना बेटा, अब आएगी? आ रही है? यस सर। साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब कौन सा करेंगे? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? क्लास? यस सर। एक मिनट में इसको सही कर रहा हूँ। साफ दिख रहा है बेटा? यस सर। यस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताओ, फोर्थ वाला। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी और कैपिटल कम हो जाएगा। नहीं, ये कौन सा फोर्थ वाला पूछ रहा हूँ ना? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। फोर्थ है इंटरेस्ट ड्यू, लिख लो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। कितने रुपए हैं? 100। 100। तो ठीक है, लिख लो 100। अब बताइए क्या इफेक्ट होगा बेटा? आउटस्टैंडिंग बढ़ जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो मैंने लिखा है वो हमारी लायबिलिटी है, देना बाकी है तो लायबिलिटी बन गया, और कैश जो है हमारा कम हो गया, बाकी सब जीरो के जीरो रह जाएंगे। ठीक है, तो हम भी वही कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने नई इक्वेशन बना ली। अब इसका टोटल कर देते हैं। 48,000 ये आ रहा है, 0 ये आ रहा है, और 200 ये आ रहा है प्लस का, ये प्लस का 100 आ गया, और ये प्लस का आ गया 47,700। ठीक है, तो अभी आप एक बार टोटल करके न्यू इक्वेशन चेक कर लो और फिफ्थ ट्रांजैक्शन पढ़ो। Rent paid in advance rupees 150. आपने बोला कि रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 100, हमने प्रीपेड रेंट की है। देखो, जब भी हम रेंट सर को एडवांस में पे 150 करते हैं, है। जब भी हम एडवांस को रेंट मतलब रेंट को एडवांस में पे करते हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करके रह सकते हैं और मतलब उसका यूज कर सकते हैं। तो इट इज एन एसेट फॉर अस, और क्योंकि हमने इसका खर्चा भरा है, कैश गया है, तो ये हमारे लिए जो है कैश में कम कर देगा। तो कैश जो हो गया हमारा कम 100 रुपीज से, सर और प्रीपेड 150 150 से। सर 150 है। अच्छा 150 है, तो ठीक है 150 है, 150 लिख देते हैं। अब ठीक है बेटा? यस सर। ये प्लस 0 0 और 0। अब इनको टोटल कर लीजिए जल्दी से। तो
ठीक है, तो बुक वाले ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम अलग से खोल लिया है सीधा, हम लोगों ने दोनों अलग अलग लिखा है, तो आप दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, एक में भी लिख सकते हो, अलग अलग ही लिख दो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारी लायबिलिटी है, तो अलग अलग ही ज्यादा बेटर है, आप अलग अलग ही लिख दो, ठीक है। यहाँ तक सबको आ गया? यस सर। अब देखना इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्या क्वेश्चन में? नो सर। सर नहीं बोला है, तो अब आगे देखो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, मैं हट रहा हूँ, और जो नोट कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, फटाफट 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, या जो नोट कर रहे हैं नोट करके कंप्लीट करो 7th क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो मेन चीजें हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेन चीज, जिससे कि आप होमवर्क और अच्छे से कर पाओ, तो ध्यान से सुनते रहना है, मैं उसका इफेक्ट बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में होमवर्क के लिए दूंगा, इसके अंदर पहला वाला तो आप कर ही लोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। दूसरा वाला ध्यान से सुनो, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000। इसने क्या किया है, गुड्स खरीदा है 5000 का कैश में और 2000 का उधार। देखिए बेटा, इसने गुड्स खरीदा है तो 5000 उधार खरीदे या कैश में खरीदे, गुड्स तो आ ही रहा है ना, तो इसके पास गुड्स कितने के हो गए, 7000 के, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि गुड्स चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार खरीदो, गुड्स तो गुड्स है, तो स्टॉक हमारा 7000 से बढ़ जाएगा, और क्योंकि हमने कैश 5000 पे किया है तो 5000 कैश में कम हो जाएगा, और जो हम लोगों ने उधार खरीदा है क्योंकि हमारा क्रेडिटर बन जाएगा 2000 का, तो 2000 से हमारा क्रेडिटर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। उसमें चाहो तो पेंसिल से लिख सकते हो कि भाई हमारा कैश 5000 कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स जो है हमारे 2000 से बढ़ जाएंगे, और हमारा स्टॉक 7000 से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, कह रहा है हमने ना जो स्टॉक है उसको 4000 में बेच दिया, लेकिन वो स्टॉक था 2400 का। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2400 वाला स्टॉक हमने बेचा है 4000 रुपए में, तो अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, 2400 का स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, तो आप लिख लो कहीं 2400 से हमारा स्टॉक हो गया कम, और हमारा स्टॉक सिर्फ 2400 से कम हुआ है, लेकिन पैसे कितने मिले, 4000 रुपए, तो कैश वाले कॉलम में लिखोगे प्लस 4000। अब इसके दौरान जो भी हमारी इनकम हुई है वो इनकम कहाँ चली जाएगी बेटा, कैपिटल। कितने से, 1600, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी हमारी इनकम हुई है, क्योंकि 2400 वाले को 4000 में बेच रहे हैं तो 1600 का हमें प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। रेंट पेड 1000, आपने रेंट पे किया 1000, तो देखो जैसे ही आप रेंट पे करोगे तो ये खर्चा है, तो 1000 तो हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हमने पे किया है, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से कम हो जाएगा 1000 रुपए, तो 1000 का कैश कम हो जाएगा, 1000 का कैपिटल कम हो जाएगा। और इसी के आगे कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कॉलम में एक आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से लायबिलिटी का कॉलम बना लेना, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा बढ़ जाएगा 200 से, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जो है क्योंकि हमने कैश तो दिया नहीं, देना बाकी है, तो ये खर्चा है हमारा, तो खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा। सबको आ गया समझ में? यस सर। यस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है बेटा, आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम महा आसान है, तो होमवर्क लिख लो, इतना हमें करना है घर पे, इतना करके और जरूर साफ सफाई से करके रखना है। तो होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने करा दिया, 7 मैंने करा दिया, तो जिन बच्चों ने नोट कर लिया है उनको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट लिया है वो नोट करेंगे, फेयर कॉपी में चाहिए मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज में
एग्जाम्पल देखना कहाँ तक दिया था बेटा मैंने पिछली क्लास में, सर 1 और 2 थर्ड कहाँ तक? 2 और 3 दिए थे। अच्छा फर्स्ट ठीक है, कटवा और दिया था एग्जाम्पल नंबर 5 लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। इतना करके रखना बेटा, होमवर्क ज्यादा से ज्यादा देखो अकाउंट्स में बहुत टाइम लगता है करने में, लेकिन आप करोगे नहीं तो आएगा नहीं, तो इसीलिए आपको कम से कम रोज 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है तो अकाउंट्स को ज्यादा टाइम आप दो, बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, करोगे तो अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे। और कहीं डाउट होता है तो आप क्लास में देख सकोगे, पूछा करो, उस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड पे अगर आपसे नहीं निकल रहा है, ठीक है। और मेरी प्ले लिस्ट में ना ये क्वेश्चन सॉल्व भी है पीछे, तो अगर कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड आता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन की प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल वाले में, और वहां से भी आप थोड़ा सा और समझ सकते हो डिटेल में, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग इसको आपको भेज दूंगा, तो ये वाले टॉपिक की आज रिकॉर्डिंग आप आराम से देख सकते हो। लीव करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। हाँ सर आपने चैप्टर 2 की पीडीएफ कब भेजी?